अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज हम गुफ्तगू करेंगे, तलाश करेंगे कि फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल कैसा रवैया है। हम जहां बहुत इंतशार का शिकार है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम जिंदगी के बहुत सारे मामलात में एक इंतशार का शिकार हैं, एक हमारे विजन क्लियर नहीं है। ये जो फैमिली प्लानिंग का प्रॉब्लम है, ये भी उन्हीं मसाइल में से एक है कि हम अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि क्या शरई तौर पर इसकी इजाजत है या नहीं। और एक और जो उसकी दूसरी वजह है वो समाजी है। बताया हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि जाहिर है कि एक रोटी है, उसे खाने वाले 4 हैं, अगर उसी को खाने वाले 10 आ जाएंगे तो गुर्बत बढ़ेगी, यानी ज्यादा आबादी का मतलब है गुर्बत का बढ़ना। क्या ये दलील सॉलिड है, ठोस है, और शरीयत इस मामले में क्या कहती है, इस गुफ्तगू हम करेंगे और इन सवालों के जो हमारे जहनों में रहते हैं इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद हमीद साहब, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं यूसीपी में। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सईद काजी साहब, दुनिया न्यूज़ के मॉर्निंग शो में आप इन्हें देखते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। तीनों डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साजिद हमीद साहब, आपसे फरमाइएगा कि इस्लामी शरीयत क्या कहती है। यानी ये कि एक जो हमारा कॉमन जो सुनने में आता है वो ये है कि रिस्क चूंकि हर बच्चा अपना साथ लेकर आता है, लिहाजा आप फैमिली प्लानिंग की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। एक मसला है कि खुदा पर ईमान के पहलू से उसमें कोई कमी महसूस हो। खुदा पर भरोसा करना पूरी दयानतदारी से होना चाहिए, पूरे जोश के साथ होना चाहिए, लेकिन होश के साथ होना चाहिए। ये बात सोच लेना कि मेरे औलाद हो ही ना, पता नहीं पालेगा कौन, कौन उसका रखवाला होगा, ये खुदा के ऊपर भरोसे के खिलाफ है। सोशल क्लासेस में एक अजीब बात यह है काजी साहब कि हम जब सोशल क्लासेस को देखते हैं तो पता ये चलता है कि खुशहाल मुआशरे जो स्वीडन है, नॉर्वे है, खुशहाल मईशतें, वहां पे आबादी नहीं बढ़ रही है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये गरीब मुल्कों का मसला है, वहां पे आबादी बढ़ती है, इसकी क्या वजह है? अव्वल तो जो जिसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं या पॉपुलेशन की कसाफत कहते हैं, या ज़्यादा 11 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, जिसमें से सिर्फ 2 गरीब है, बांग्लादेश है और एक रवांडा है। अब मैं आपको रवांडा की मिसाल देता हूँ। रवांडा में एक जो ख़ास पैमाना है कि 1 मुरबा मील में कितने आदमी होने चाहिए, वो कुछ 407 बनते हैं। इतने ही हालैंड में भी हैं, 404 के करीब। हालैंड दुनिया की एडवांस तरीन इकॉनमी है, रवांडा दुनिया का एक तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो इसलिए बावर करवाया जाता है कि ये जो गुर्बत है या ये जो जिल्लत है, इससे मुतबादल या इसकी कोई अल्टरनेट ज़िंदगी नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो एक गरीब आदमी है, जो 80 से 90% लोग 6 से 8 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, वो कैसे कमाते हैं? वो 7 बच्चे पैदा करते हैं 6-7 साल की उम्र में, फिर उनसे चाइल्ड लेबर करवाते हैं, क्योंकि समाज में रोज़गार के और जरिए नहीं है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना इनफैक्ट गुर्बत का नतीजा है, गुर्बत की वजह नहीं है। एक तो ये बात होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इंक्लूड करते हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को। जी अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं? मैं ये बात समझता हूँ कि सिवाय 1-2 ऐसे क्रिटिकल इश्यूज़ के जहाँ पर दिच्चा या बच्चे की सेहत जो है उसे नागुज़ीर उसको हो जाए पॉपुलेशन प्लानिंग, और कोई ऐसी वजह नहीं जिसके से पॉपुलेशन प्लानिंग को किया जाए। उसकी वजह यह है कि जो ज़ीरू भी आता है, ये बात जो शायद हमीद साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कोट की है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है उसके ज़िम्मे उसका रिज़्क़ होता है। बाद लोग ज़माना जाहिलियत में अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे और बाद अपने बच्चों को जो थे कत्ल कर देते थे। तो अल्लाह ने यह बात कही, कद खासिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन, वो लोग घाटा उनका मुकद्दर बना जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी के साथ कत्ल कर डाला। और अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात कुरान मजीद में बिलखसूस रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के हवाले से की है, वला तक़्तुलू औलादकुम हशियत इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, कि अपनी औलादों को भूख के खौफ से कत्ल ना करो, हम उनको रिज़्क़ देने वाले हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देने वाले हैं। और सिर्फ इंसानों का रिज़्क़ नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी ज़ीरू मौजूद हैं उनका रिज़्क़ जो अल्लाह तबारक व ताला के ज़िम्मे है। ताहम अगर ज़िच्चा या बच्चा की सेहत को इस तरह के खतरात जो हैं लाहक हो जाएंगे जिसके अंदर लाइफ डेथ का मसला पैदा हो जाए, तो उस सूरत का पॉपुलेशन प्लानिंग जो है ना बतौर प्रिवेंशन की जाए तो उसके अंदर कबाहत नहीं है। अदरवाइज इस्लाम जो है वो पॉपुलेशन प्लानिंग की जो है किसी सूरत भी हौसला अफजाई नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक मगरबी तसव्वुर है जिसको इंड्यूस किया गया है हमारे मशरकी ममालिक के अंदर कि पॉपुलेशन प्लानिंग अगर होगी तो फिर ही आपकी मईशत जो ताकतवर होगी। तो इस तस्वुर से मेरा ख्याल निजात हासिल करने की जरूरत है। अच्छा, पॉपुलेशन प्लानिंग के अलावा सर आपने बात की, एक होता है कि जो आपके पास ह्यूमन यानी वर्क फोर्स जो अवेलेबल है उसको किस तरह से चैनलाइज किया है आपने। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। 1951 में पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी हुई और ये मगरबी पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 3,37,89,000 थी और उस वक्त 13.8% लिटरेसी रेट था, यानी ये कोई 2,98,00,000 के करीब, यानी 3,37,00,000 में से इतने लोग
जो थे वो अनपढ़ थे। अच्छा, अब वो लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ के 50% पे आ गया है। आबादी हमारी कम से कम 18 करोड़ है, कम से कम 18 करोड़ है। अच्छा, अब लिटरेसी रेट हमारा 13.8 से बढ़ के 50% पे तो आ गया, लेकिन साथ में यह भी हुआ कि 1951 में अगर हमारे पास अनपढ़ लोग 3 करोड़ से 1-2 लाख कम थे, आज वो कम से कम 9 करोड़ है। सही बात। अब ये जो 9 करोड़ लोग जिनको हम तालीम न दे सके, जिनको हम हुनर ना सिखा सके, ये आबादी का कसूर है, ये मुआशरे का कसूर है, ये रियासत का कसूर है, ये किसका कसूर है? देखें, मैं समझता हूँ इसका आबादी से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत से दीगर एलिमेंट्स के साथ भी है। रियासत जो है वो खुद भी जिम्मेदार है ना खानदगी के हवाले से। मैं ये बात समझता हूँ इसका सारा का सारा जिम्मेदारी सिर्फ इस बात पर डाल देना कि आबादी ज़्यादा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आपने पिछले दिनों में खबर पढ़ी होगी, एक नान भाई के बेटे ने BA में टॉप कर लिया और उसके बाद उसने स्कॉलरशिप वगैरह भी हासिल किया। तो इसका मतलब है गरीब लोग भी जो है वो तलीम के जो है उनको मौके, अगर उनके अंदर कोई ड्राइव हो या उनके अंदर एक जो है कमिटमेंट हो या मोटिवेशन हो, वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस बात को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। और ये जो अनपढ़ या अनस्किल्ड अगर हम कहें, हमारे पास ये जो 9 करोड़ 51 के यानी आज 9 करोड़ ये लोग हैं, इनको किस तरह से स्किल किया जाए, इनसे किस तरह से फायदा क्या उठाया भी जा सकता है या नहीं, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तलाश। गुफ्तगू जारी है बर्थ कंट्रोल के ऊपर के क्या, एक तो ये 2 एंगल्स हैं, एक तो ये कि इस्लामी शरीयत इस मामले में क्या कहती है फैमिली प्लानिंग के हवाले से, और दूसरा सोशल इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं। दुनिया की आबादी के एतबार से पाकिस्तान छठा मुल्क हो चुका है, और इसकी डेमोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान में आबादी कितनी है, स्किल्ड कितनी है, अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू बढ़ाएं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में सबसे पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई, जिसके मुताबिक मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37,40,167 थी, जिसमें शहरी आबादी 18% और देही आबादी 82% थी। 1991 में होने वाली मरदमशुमारी सियासी वजूहात की बिना पर 1998 में हुई, जिसके मुताबिक कुल आबादी 13 करोड़ 23,52,289 थी, जिसमें शहरी आबादी 33% और देही आबादी 67% थी। वफाकी सतह पर 12 जून 1990 को बहबूदे आबादी को वजारत का दर्जा दिया गया, ताकि आबादी को कंट्रोल करने के लिए वाज़े लाया अमल अपनाया जाए। मगर 2010 में 18वीं तरमीम के बाद इस वजारत को तहलील करके सूबों के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के मुताबिक आबादी के ग्रोथ रेट को 2.96% से कम करके 2020 तक 1.3% तक लाना है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में औसतन एक खातून 4 बच्चों की बजाय सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे। सरकारी जराये के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ 40,35,757 अफराद है। पाकिस्तान में 23.2% लोग फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जो शरीयत के हवाले से जो बर्थ कंट्रोल के जो गुफ्तगू की, आपने साजिद अमीर साहब सुनी, आप इस पर कुछ मजीद एडिशन करना चाहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात मैं ज़रा तफसील से बता दूं ताकि कुरान मजीद का और हदीस का नुक्ता नज़र वाज़ेह हो जाए जी, तो फिर एक बुनियाद बन जाएगी बात करने की। जी, देखिए, कुरान मजीद में बराह रास्त इस मौजू पर कोई बात नहीं है, और हदीस में भी बराह रास्त इस मौजू पर कोई बात नहीं है। जब सूरत हाल ये हो कि कुरान मजीद भी बराह रास्त किसी इशू पर बात ना कर रहा हो और हदीस भी ना कर रही हो, तो फिर हमारे पास इज्तिहाद का रास्ता होता है, और जो चीज़ ज़ेर बहस नहीं होती वो असल में मुबाह होती है। मुबाह का मतलब है कि इंडिविजुअल पर छोड़ा गया है, करे या ना करे। इज्तिहाद की ज़रूरत उसलिए पड़ती है मुबाह चीज़ों में कि बाज़ सूरत हाल ऐसी बन जाती है मुबाह के ऊपर अमल करते हुए भी कि वो कुरान से टकरा रही होती है बाज़ पहलुओं में। ठीक है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में वालिदैन के एहतराम का हुक्म है। ये अगर खुदा की नाफरमानी तक पहुंच जाए तो वालिदैन का एहतराम नहीं किया जाएगा। ये वाजिब चीज़ की, फ़र्ज़ चीज़ की बात कर रहा हूँ। मुबाह में भी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात सूरत हाल ये बन जाती है कि वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही होती है। तो अब आ जाइए फैमिली प्लानिंग की तरफ। फैमिली प्लानिंग का जैसे मैंने बताया कि ये मुबाह होगी असल में, लेकिन इसके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत से टकराती हैं। मसलन अभी हमने बात की अल्लाह पे तवक्कुल की, उससे एक चीज़ टकराती है। 2 हदीसें ऐसी हैं कुरान मजीद में। एक आयत अभी इन्होंने 2 हदीसें
ऐसी हैं जो बराह रास्त आयात हाँ आयात की बात कर रहे हैं या हदीस की बात हदीस की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं। जिसमें इस इशू से रिलेटेड बातें कही गई हैं। मसलन जो कॉन्ट्रासेप्शन तरीके हैं वो दो तरह के हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक टेम्परेरी होते हैं। ये हदीस है वो अज़ल के बारे में। ये जो अज़ल है इसकी साहबा ने इजाज़त मांगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, और साथ ही फरमाया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसने आना है वो आकर रहेगा। यानी जब अल्लाह चाहेगा कि तुम्हारे घर औलाद हो तुमसे गलती करवा लेगा, उस वक्त तुम अज़ल नहीं कर सकोगे। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हदीस में बताई गई हैं। मेरे ख्याल में टेम्परेरी तौर पर इंसानों को इजाज़त देनी चाहिए, वो अपने किसी भी इशू की वजह से, तरबियत के लिहाज से, बच्चे पालने के लिहाज से, माँ की कमज़ोरी के लिहाज से, बाप की माशी कमज़ोरी के लिहाज से, या दूसरे मसलन मैं क्या, एक हदीस और पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि औलाद ज़्यादा हो ताकि मेरी कसरत उम्मत हो और मैं अंबिया में इस बुनियाद पर फ़ख्र कर सकूँ। क्या लंगड़े लूलों की उम्मत ज़्यादा करनी चाहिए, अपाहज लोगों की, अनपढ़ लोगों की, माजूर लोगों की उम्मत ज़्यादा करनी है, या सहाबा जैसे लोग पैदा करने हैं? जी अल्लामा साहब। देखिए जी, बुनियादी तौर पर मैंने जो बात की, उन्होंने कहा कुरान मजीद के अंदर कोई ऐसा मुआद नहीं है जो बराह रास्त इस इशू को डील करता हो। तो मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाकिन, अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल ना करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं, तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन प्लानिंग का कोई भी ऐसी ड्राइव जिसका ताल्लुक आपके इकोनॉमिक इशू से हो वो तो बिल्कुल इनवैलिड है। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने ये बात जो अज़ल की कही है, बिल्कुल उन्होंने उसके अंदर ये बात दुरुस्त कही है कि बाज़ टेम्पोरेरी ऐसे कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना किसी मौके के ऊपर, और जिसके अंदर ये हो कि हम कोई अपनी औलाद में वक्फा पैदा कर लें, ऐसा सहाबा कराम के दौर में हुआ है, लेकिन इसको इनकरेज फिर भी नहीं किया गया। अबॉर्शन की तो कोई उसमें सूरत नहीं बाकी रहेगी। इसका मतलब यह उस पर कयास करते हुए हार्मोनल चेंजेस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं रहेगी। तो लिमिटेड लेवल के ऊपर जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उसको इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं इस ज़हन के साथ कि वक्ती तौर के पर मेरी औलाद में डिले हो जाए, तो इसकी एक जो छोटी सी गुंजाइश मिलती है उसको ओवरऑल पॉपुलेशन प्लानिंग के पूरे जो है उसके सिस्टम के साथ जो है ना उसको एम्बेड करके पूरे सिस्टम का जुआस पैदा करना, मैं ये बात समझता हूँ इसकी जो है ना गुंजाइश मौजूद नहीं। वैसे तो कुरान ने ये बात भी कही है, वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़अहा, कि औरतें अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। अगर वो 2 साल दूध पिलाएंगे तो अल्टीमेटली उसके नतीजे के अंदर भी 2 साल 9 मंथ का जो है गैप जो आ जाएगा, जो मैं समझता हूँ तंजीम का किरदार अदा करेगा। जी फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि ये आयत भी वाज़ेह हो जाए, जो ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, इसका ताल्लुक कंट्रासेप्शन तरीक़ों से नहीं है। कत्ल करना एक अलग चीज़ है और हमल को रोक लेना ये एक और चीज़ है। कत्ल का मतलब है कि एक वजूद दुनिया में आ गया है, अब उसको हम जान लें। आपको पता है हज़रत उमर फारूक ने क्या कहा? इस वजह से कि हमारे पास खाना नहीं होगा हम उसको मार डालें। तो कत्ल का ताल्लुक कंट्रासेप्शन तरीक़ों से नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा भी कत्ल खफी है, वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन मैं तो कुरान हदीस की, मैं तो कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूं। मैं भी कुरान और सुन्नत से बात ही जा रहा हूं। कुरान और सुन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। बहरहाल तो कत्ल औलाद अल्लामा साहब देखिए, एक बात इसे कंडेम किया, ये भी आपको बताऊंगा। जो मैं समझाऊंगा, आपने उसको इनकरेज नहीं किया, आपने कहा आप कर भी लो लेकिन रुकेगा नहीं ये मामला। और हज़रत उमर फारूक ने उसको ना कत्ल खफी करार दिया। आप उसको जिस तरीके से कह रहे हैं नबी ने हौसला अफजाई नहीं। देखिए साहब साहब, दो बातें। और आपने ये भी फरमाया, अपनी उम्मत की कसरत को फख्र करूंगा, जिसको आपने लूले लंगड़ों और अपाहज लोगों की तरफ आपने इस बात को टिल्ट कर दिया है। ये बात दुनिया में कोई बंदा नहीं कहता कि मेरी उम्मत में लूले लंगड़े लोग या अपाहज बंदे पैदा हों। एक प्रोसेस की बात हो रही है। पॉपुलेशन प्लानिंग जहाँ पे नहीं होती है, आपका ख्याल है 9-10 बच्चे वहां लूले लंगड़े सारे पैदा होते हैं। ये आपका पॉइंट जो वैलिड नहीं है। शख्सी जाती मामले में अगर कोई ये कदम उठाता है तो आप समझते हैं कि ये हराम भी नहीं है। ठीक है, ये बात इस हद तक गुंजाइश है। इसको आप इंस्टीट्यूशन की शक्ल दें या इसको इनकरेज करें, आप समझते हैं और इसको प्रमोट करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, काजी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तो एक हमने ज़ाहिर है जरा सोशल साइट्स पे आते हैं। गुर्बत और आबादी, अच्छा, खुशहाल मुल्क और गरीब मुल्क, खुशहाल तबके और गरीब तबके जो हर मुल्क में जैसे होते हैं, तो इस पर इसकी जो आपने पहले बताई थी, पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। मिसाल के तौर पे रिसेंटली ये पता चला है कि खुराक के मुनासिब ना होने की वजह से पाकिस्तान में, सिंध में खास तौर पे और बलूचिस्तान में और इवन पंजाब में भी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से बच्चे, 40% से ज़्यादा आबादी है कि जो बचपने से गुर्बत में से बुढ़ापे में चले जाते हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आबादी की वजह से ये गुर्बत है। एक बात में ये बात, इसके बाद मैं वजाहत में आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है जो आम मिसाल दी जाती है
कि रोटी, आम फहम बात यह है कि रोटी एक खाने वाले 4 हैं, रोटी एक खाने वाले 10 मैं हैं। क्या इस सैयारे के पास, क्या हमारे मुल्क में, क्या हम खुराक नहीं पैदा कर सकते? क्या हम इनको चैनलाइज नहीं कर सकते? क्या हम इस ह्यूमन कैपिटल का फायदा नहीं उठा सकते? हम सारी बातें, हम सारी दीनी बातें तो बता रहे हैं, और मैं ये दोनों हजरात से एग्री करता हूँ कि गुर्बत की वजह पॉपुलेशन नहीं है। अब आ जाते हैं गुर्बत क्यों है, और ये लोग जो 1130 बच्चे रोजाना यहाँ मर जाते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से और दवाइयाँ ना होने की वजह से, तो क्या ये क्या है, ये क्या कहानी है? हमें इस पर भी इज्तिहाद कर लेना चाहिए कि क्या रियासत के फ़राइज़ क्या हैं, जिस तरह भी इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब कह रहे थे। इसमें आइन को भी रख लें, और आइन ज़ाहिरा आपने कुरान को देख ही बनाया, तो क्या राइट्स क्या है एक आदमी के, हम इस पे बात नहीं करते कि एक आदमी जब बीमार होता है एक समाज में और आइन की आर्टिकल मौजूद है कि उसको आपने दवाई देनी है, फिर आप जो है अपने खुलफाए राशिदीन की भी मिसाल देते हैं कि दराए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मरे तो हमारा मसला है। तो फिर अगर ये आपका मसला है तो ये इकनॉमिक प्लानिंग का मसला है, फिर ये आप इर्तिकाज़ रिस्क पे क्यों नहीं बात करते? फिर आप निजी मलकियत के इशू पे क्यों नहीं बात करते? एक रियासत इस्लामी हो गैर या जो भी हमारी, कोई इसे इस्लामी कहता है, कोई इसे सेकुलर कहता है, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते। एक इंडिविजुअल का राइट क्या है? मैं अब आपको फिगर देता हूं, मिसाल के तौर इस वक्त जितनी खुराक दुनिया में पैदा होती है वो तकरीबन 10 अरब लोगों के लिए काफी, और दुनिया की आबादी 7। दुनिया में जो ज़ाया होती है खुराक, 2 फिगर्स हैं, दोनों वेस्ट की हैं, वो ये कहते हैं जी कि 4 अरब टन जो खुराक पैदा होती है उसमें एक कहता है जी 1 अरब टन ज़ाया हो जाती है, दूसरा कहता है आधी ज़ाया हो जाती है। रही प्रोडक्टिव पोटेंशियल की बात, सिर्फ 2% बंदे हैं जो अमेरिका में खुराक पैदा करने के बिजनेस से लगे हुए हैं। 1880 में ये 90% थे, और आज 2% ऑफ द वर्कफोर्स दे आर एसोसिएटेड विद द एग्रो इकोनॉमी। और आधी जो वो प्रोड्यूस है उनकी आधी प्रोड्यूस जो है वो अमेरिका जो है एक्सपोर्ट करता है। अब सब्सिडी देता है। सब्सिडी क्यों देता है? वो किसान से जाके पूछते हैं कि हजूर ये आप जो पैसे बनाएंगे ये फसल कितने पैसे मिलेंगे? वो कहते हैं जी $100 सपोज मिलेगा। वो कहते हैं 125 लें और ना पैदा करें, बिकॉज हम नहीं चाहते कि मंडी में इसकी कीमत गिर जाए, क्योंकि जब मंडी में आप सामान ज्यादा लेके आएंगे तो उसकी कीमत गिर जाएगी। अब मसला ये है कि हमें इस पे बात करनी है कि कौन सा वो तर्ज मेशत हो कि वो ठीक कहते हैं ये कि इसमें इतना कुछ है कि अगर आज के जो हमारे पास साइंस, ये 1988 की फिगर दे रहा हूं, वो कहते हैं कि साइंस ने जो कुछ आज कर दिया है इससे 22 गुना भी अगर आबादी प्लेनेट पे बढ़ जाए तो आप उसे फीड कर सकते हैं। मसला ये है कि बुनियादी इशू ये है कि ये जो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, अल्लाह ने तो हवा के पैसे लेते हैं हमसे कोई फरिश्ते आके, ये पानी क्यों बिक रहा है यहाँ पे? पानी आपने बेचने की बात की, इस पर मजीद बात करेंगे। पानी बेचने वाली उस कंपनी पे जिसके हैरत अंगेज प्रॉफिट्स और हैरत अंगेज उसका मार्केट शेयर है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तलाश और गुफ्तगू हो रही है बर्थ कंट्रोल पे, फैमिली प्लानिंग पे। तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी क्या हकीकत में इस सैयारे पे बोझ बन चुकी है? क्या इस सैयारे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रह गई कि वो बढ़ती हुई आबादी को फीड कर सके? क्या ये फियर्स जो हैं ये हकीकत है? आप फरमा रहे थे कायद साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं। आपने एक कंपनी का नाम लिया, एक मल्टीनेशनल जो पानी बेचती है, स्विट्जरलैंड ओरिजिन ये कंपनी है, मैं नाम तो नहीं उसका ले सकता। इस वक्त इसके कुछ 3,30,000 साजिद अमीर साहब इसके मुलाजमीन हैं, 461 इसकी फैक्ट्रीज हैं 83 ममालिक में। अच्छा, अब इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है एज ऑफ मई 2013 फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो है $233.52 बिलियन, $233.5 बिलियन, और इसका जो 2012 का मुनाफा है वो 11.55 बिलियन है, यानी कई मुल्क भी इतने। सवाल ये है कि ये जो कंपनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि ये तो एक कंपनी सारी दुनिया के आबादी को फीड कर सकती है। मैं आपको फिगर देता हूं, तो अगर ये एक कंपनी ही सारी दुनिया के आबादी को फीड करने के लिए बहुत है तो बाकी जो कंपनीज हैं वो फिर की क्या है? एक पुरइंतशार माशी निजाम में, एनार्किक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में जितने भले जितने आप, ये अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक फिगर देख रहा था कि एक मल्टीनेशनल एक ग्लोब पे, हालांकि 1000 मल्टीनेशनल कंट्रोल करती है दुनिया की पैदावार, 80% से ज्यादा पैदावार। वो हर फैमिली को 2 कारें दे सकती है। एक बहुत बड़ी टीवी बनाने वाली जो फैक्ट्री है, एक मल्टीनेशनल है, वो 2 टीवी दे सकती है। एक तरफ ह्यूज पोटेंशियल है चीज़ों को पैदा करने का और इंसान को उस मिजरी से निकालने का, और दूसरी तरफ हम कैद से मर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम दवाइयों के स्टोर भरे हुए हैं, दवाइयों से पैसे नहीं है खरीदने के लिए। 10 दफा आपको भी फोन आते हैं जी 60,000 का टीका है, बंदा मर रहा है, की करिए? व्हाट इज दिस? ये जो बहिमाना निजाम है, इस पे ना एनजीओ बोल रही है जो वो हमें वो तो हमें ये बावर करा रहे हैं कि यही तुम्हारा मुकद्दर है। किस तरह इसको चैनलाइज किया जाए कि जरूरतमंद को एक्सप्लॉइट ना हो? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात जो काई साहब ने नुक्ता बयान किया, मैं समझता हूँ उसने उस बात को दोबारा इंडोर्स किया है कि बुनियादी तौर पर पैदावार है वो ज़्यादा है
और आबादी उसके मुकाबले कम है, और ये जो उन्होंने बात कोट की है कि 22 गुना अभी अगर आबादी हो जाए तो इस प्लेनेट के ऊपर जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज पैदा किए हैं वो यहाँ के लिए सफिशेंट हैं। इसका मतलब जो नक्श है वो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। जहाँ जहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है वो अपने लोगों को बुनियादी जो ज़िंदगी की सहूलियात है, जिनके अंदर सेहत भी शामिल है, तालीम भी शामिल है, और मेल न्यूट्रिशन से आपका काउंटर करने के लिए कम अज़ कम रिज़्क़ की उतनी मकदार भी शामिल है जो आपका हक बनती है। तो मैं ये बात समझता हूँ ये सिस्टम उन्होंने कहाँ से लिया है, ये उन्होंने बुनियादी तौर पर निज़ाम खिलाफत राशिदा ही से लिया है। और ये बात दुख की बात है कि मुसलमानों के किसी मुल्क में प्रैक्टिकली तौर पर सिस्टम जो है ना सही मानों में नाफिज नहीं है। मैं अभी आपके सामने चंद दिन पहले कतर गया हूँ, तो वहाँ जाके मुझे इस बात के ऊपर हैरत हुई कि वहाँ पे सिर्फ 2 रियाल के अंदर डिलीवरी केस को आप पूरी तरह डील कर सकते हैं। जितनी मेडिसन है वो सारी की सारी रियासत आपको फराहम करती है। और वैसे भी आपको ये बात बता दूँ, आपके अर्बन कल्चर में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन प्लानिंग की वजह से कोई शायद लोग जो हैं पॉपुलेशन प्लानिंग पे मादा हो जाएं, लेकिन आपके रूरल कल्चर में अभी तक जो है बड़ी दिक्कत पेश आती है, इसलिए कि वो लोग मदद की वजह से भी और कल्चरली भी कभी इस बात को मानने के बाद मादा तैयार नहीं होते कि पॉपुलेशन प्लानिंग के अल्लामा साहब फिर ये फरमाइएगा कि ये जो जितने हुकूमत की जो कोशिशें हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग है, मिनिस्ट्री है, फिर ये सब क्या है, फिर ये सब गलत है? मैं ये बात समझता हूँ इसके नतीजे का फिर जो मुआशरे के अंदर वो एलिमेंट्स जो बेराहरवी का शिकार हैं उन्हें ज़रूर ऐसे जो है मटीरियल मिल रहा है जिसके जरिए वो अपने मामला को आगे चला रहे हैं। इसका मजमूई तौर पे हमारे मुआशरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे मुआशरे के अंदर लड़का जो मेल चाइल्ड को हासिल करने की इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ायर मौजूद है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जिसके यहाँ पे जो मेल बच्चा जब तक पैदा नहीं होता, कभी सासें, कभी आपके ससुर, कभी आपकी फैमिली इस बात में मादा नहीं होती कि उस वक्त तक आपकी पॉपुलेशन प्लानिंग को कंट्रोल किया। जहाँ पे जेंडर बाइसिंग इतनी ज़्यादा हो, मैं ये बात समझता हूँ इसका मतलब आपका जो माइंड सेट है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है कि आप जितने बच्चे पैदा हों कोई बात नहीं, लेकिन आप सबको तालीम दिलवाएं। अल्लामा साहब का एक पॉइंट बड़ा मुझे वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो उन तक तो बात नहीं पहुंच रही है। वो तो उनके तो वही 6 बच्चे, 9 बच्चे, 12 बच्चे, एक वो पैदा करते करते मर गई, दूसरी शादी कर ली, वहां से भी बच्चे हो रहे हैं, उन तक तो नहीं बात पहुंच रही है। अल्लामा साहब का कहना है कि ये लेकिन इस तरह की बात ये सिर्फ अर्बन सोसाइटी में है, और अर्बन सोसाइटी का भी प्रॉब्लम जब तक लड़का नहीं होगा वो जारी है। हम ये कंपेन क्यों नहीं चलाते हैं कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को एजुकेट करें कि ये चीज़ें देखने की हैं, ये चीज़ें देखने की नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ना है। देखिए, जब मैं दयानतदार नहीं हूँ तो आप जैसा मर्जी सिस्टम ले आएँ। पाकिस्तान में सिस्टम का मसला नहीं है, अफराद की करप्शन है, वो करप्ट है, हर पहलू से करप्ट है, लेन देन में, मामलात में, दीन के पहलू से, ईमान के पहलू से। इन्होंने कहा कि करप्ट हैं लोग। कौन लोग करप्ट हैं? नाई करप्ट है यहाँ का, मोची करप्ट है यहाँ का, जो जिल्लत के साथ एक गंदम उगाता है और उसे गंदम खाना नसीब नहीं होती, तो करप्ट कौन है? आपकी रूलिंग क्लास है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें असर नौ तंजीम करने की जरूरत है ज़राए पैदावार को। हमें डिफाइन करना है राइट एक आदमी का, और जब हम उसे डिफाइन करेंगे होता क्या है कि हम एक तरफ तो ला अंदाज निजी मलकियत को, चाहे वो जायज हो नाजायज हो, उसको सैंक्शन दे देते हैं कि ये इसको तो आप टच न करें, ना इधर आए, हाँ ये करप्शन जरा ठीक कर, कि करप्शन इस निजाम का इंजन ऑयल है। करप्शन आपकी बर्बादी की वजह नहीं है, लाजमा है इस निजाम का कि जिसमें हिर्स, प्रॉफिट्स की एक मैडनिंग दौलत इकट्ठे करने का जो एक बीमारी है। अब इन्होंने कतर की मिसाल दी। कतर एक गैर मामूली सूरत हाल है, एक छोटा सा मुल्क है जहाँ चंद हजार या 1 लाख 2 लाख इतनी आबादी है और बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं। मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो पैसे भी लाता, अमेरिका उनका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, वो अमेरिका के बाकी वो एक आर्टिफिशियल किस्म की वहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी है, मखसूस वजूहात, वो मैशत का सवाल बन जाएगा। मगर हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे जो है 200 मिलियन या 180 मिलियन लोग हैं, वहाँ आपको इकोनॉमिक प्लानिंग लानी पड़ेगी, रीडिफाइन करना पड़ेगा इंसान के राइट्स को। जमीन जो है उसके साथ कैसे जोड़ना है आपको, फैक्ट्री से एक मजदूर का क्या रिश्ता है, ये बातें हैं सवाल करने की। If we come back to the birth control, the issue of the birth control, which will continue of course. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तलाश। गुफ्तगू हो रही है बर्थ कंट्रोल पे। क्या ये इस्लामी शरीयत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है, और समाजी हकायक हमारे लिए कौन से चैलेंज लिए हमारे सामने खड़े हैं, और ये कि जो आबादी हमारे पास है और जो आ रहे हैं, यानी आबादी में जो ऐसा हो रहा है, क्या लाजमी इसका नतीजा यही है कि हमारी गुर्बत और बर्बादी बढ़ेगी, या इस आबादी को हम कुछ सिखा के अपना इसको सरमाया भी बना सकते हैं? कैसे बात आपसे शुरू करता हूँ। आपने जो मिसाल दी उसकी रावंडा और हॉलैंड की, स्वीडन की मैं आपको एक मिसाल दूंगा। ये आप निजी मिल्कियत के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने वेलफेयर स्टेट है, स्कूल्स और हॉस्पिटल रियासत के हैं, शहरियों के लिए मुफ्त है,
लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए निजी कंपनियां हैं, वो अपना डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स लेती हैं, डिक्लेयर करके कि हमारा ये प्रॉफिट होगा, उनकी कॉम्पिटिटिव वो एक ऑक्शन होती है पूरी, और उसके बाद वो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों को चलाने वाले प्राइवेट आ जाते हैं और बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसका बेनिफिशियरी सिटीजन होता है। तो क्या ये कोई हल है हमारे मसाइल का? क्लास कोलैबोरेशन आप कहते हैं, स्वीडन और ये एडवांस्ड मुल्क है, वहां पे कैपिटलिज्म जो है इतना सरप्लस फेंक रहा है कि वो अब इतना नहीं फेंक रहा जितना पहले फेंक रहा था। ये मामला इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड रोल बैक कर है ना, इंग्लैंड में था, अब उसको ऐसे ऐसे वेलफेयर स्टेट को रोल बैक करें, क्योंकि अब आलमी सरमायादारी के पास, इकोनॉमिस्ट को मैं कोट करता हूं, इकोनॉमिस्ट कहता है 2-3 महीने पहले कि जी अब हम वेलफेयर स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि सिस्टम लागू हो चुका है, वो इतना सरप्लस नहीं निकाल रहा कि आप नीचे हड्डी फेंक सकें जैसे हम फेंकते रहे इससे पहले। अब मामला, आप थोड़ी देर पहले चाइना और इंडिया की बात करें। जी, चाइना की जो आबादी है, मैं चाइना के हवाले साहब से इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है कि चाइना अगले 5 सालों में $275 बिलियन जो है वो खर्च कर रहा है एनवायरमेंट पे। ये बहुत बड़ी पैसा है, यानी उनका जो डिफेंस बजट है 1 साल का, उससे दुगना पैसा है अकॉर्डिंग टू चाइनीज एनवायरमेंट। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ एनवायरमेंट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बट चाइना की आबादी, उसका ये एसेट कैसे है? वो एसेट इसलिए है कि 1949 में माओ ने वहां रेवोल्यूशन किया था। अब चाइना में हुआ क्या, उस रेवोल्यूशन के बाद बहुत बड़ी सोशल तब्दीली आई और एक बहुत बड़ी स्किल्ड वर्किंग क्लास पैदा की। हालांकि था स्टालिनिज्म, वो सोशलिज्म उस सेंस में नहीं था क्लासिकल, या जो एक सोशलिज्म का ख्वाब देखा था 1917 में लोगों ने। बहरहाल वो इसकी डिस्टार्टेड शक्ल थी, मगर उसने भी बेशुमार जो है समाज में तब्दीली पैदा की। और एक जो तब्दीली उसमें आई, जिसको बाद में सरमायादारी ने इस्तेमाल किया जब कम्युनिस्ट पार्टी ने डिविएशन की, कि वो जितनी स्किल्ड वर्किंग क्लास थी, उधर वेस्ट में जो है वो कैपिटलिज्म गिर रहा था, उन्हें प्रॉफिट्स और नई मणियों की जरूरत थी। वो पैसा लेके यहाँ आ गए और अपनी बाकी मादा स्किल्स लेके यहाँ आ गए। चाइना की उन्होंने इंतहाई सस्ती लेबर को इस्तेमाल किया और चाइना में एक बूम आई और एक अजीब मुतजाद किस्म की वहां पे तरक्की हुई, जिसके आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अब वहां पे जो उनका ग्रोथ रेट 14 से 7% आया है, तो वहां पे हड़तालें हो रही हैं, बहुत ज्यादा वहां पे बेचैनी भी है और कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी परेशान है। आप उनके पास कैसे, हम क्या करें, मतलब यहाँ पे क्या हाल है? इस आबादी जो हमारी आबादी है, इस आबादी को लेकर आबादी का बढ़ने का सिलसिला नहीं रुक रहा। सच्चाई ये है, जितनी मर्जी कंपेन्स कर लें, इस आबादी को चैलेंज, मतलब चैनलाइज कैसे? मैं अब आपको वर्ल्ड बैंक की फिगर देता हूं। दुनिया की आधी आबादी जो है वो पैदावार के अमल से बिल्कुल बाहर है। इस वक्त अगर हम अब दुनिया में देखें तो 50% लोगों को हमने बेरोजगार रखा हुआ है। जो एक इंसान खुद पैदा करने का इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपने फारग बिठा दिया है। और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स और ये जो कैपिटलिज्म की शक्ल है जो अब हमारे सामने ये लेके आए हैं, इसमें आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। मैं आपको मिसाल देता हूं कि यूरोप जैसे एडवांस मुल्कों में 64% तक जो है जॉबलेसनेस है, जो कि 8-9% से शुरू होती है, जो कि एडवांस यूरोप है। जर्मनी से ले जाएं और अगर आप यूनान तक चले जाएं तो 64% तक लोग बेरोजगार हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जमाना और अहद और वक्त आपसे एक मांग रहा है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक तब्दीली, और जिसे आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को साथ रखते हुए, मुझे आप ये बताएं आज मिस्र में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, तुर्की में पिछले चंद दिनों में क्या हुआ? इतनी आबादियां बेचैन क्यों हैं, भूख क्यों है? अच्छा, अब इनकी गुफ्तगू से काई साहब की जो आइडिया हुआ साजिद साहब, वो ये है कि ये इनके नजदीक मसाइल का हल एक इश्तराकियत का निज़ाम है, जिसको सोशलिज्म कहा जाता है, कम्युनिज्म कहा जाता है। तो आप बताइए कि क्या ये वर्केबल है यहाँ पे, या इस्लामी शरीयत यानी इस्लामी निज़ाम क्या है? एक्चुअली इस्लामी निज़ाम तो मिक्स्ड में। क्या ये हल है जो ये फरमा रहे हैं? क्या ये हल है? क्या इस्लाम के पास कोई वाज़ेह हल है? इस्लाम एक पूरा अपना एक निज़ाम रखता है जिसको हमें अपनाना चाहिए। वो निज़ाम इस बात पर खड़ा है कि हमने इंटरेस्ट वाली मईशत को नहीं अपनाना। पहली बेसिक बात उसकी ये है। जैसे ही आप किसी इकोनॉमी से इंटरेस्ट को निकालते हैं तो एक उस नेचुरल सतह पे आ जाती है जहाँ पे मनी को या पूल करने और कंट्रोल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं रहता। एक फ्रीडम मिल जाता है हर वर्कर को, हर काम करने वाले को। दूसरा हिस्सा एजुकेशन का है कि हमने वर्कर्स तैयार करना है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि हमारी बड़ी आबादी, बल्कि हमारे घरों में तो सूरत ये होती है, एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, तो 50% से भी ज़्यादा बिल्कुल क्लास है। उसको हमने ठीक करना है कि किस लेवल पे जाके किस बच्चे को किस उम्र में जाकर ज़रूर कोई काम करना है, सीखना है, ताकि वो उस सोसाइटी का हिस्सा बने जो पैदावार प्रोडक्टिव बने। तो ये चीज़ जो है ये तो हमें करनी ही करनी चाहिए। लेकिन पीछे जो सिस्टम है वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक नुक्ते पर खड़ा है, वो इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी है। इस्लाम ये चाहता है, ज़ोर लगाता है, जिस दिन ये कर लिया, अभी तक जितने मॉडल्स आए हैं माजद के साथ उलमा ने काम किया है, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री। इसकी वजह क्या है जी? क्यों नाकाम हो गए हम? 1450 साल अब होने को आए हैं, हम इंटरेस्ट के बगैर इकोनॉमी कोई मॉडल देने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? इसलिए कि ब्रिटिश रूल से पहले तो हम उसी इस्लामी इकोनॉमी पे थे।
ब्रिटिश रूल आया, उन्होंने इंटरेस्ट वाली इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस उस बात करवाया। बैंकिंग हम कर सके हैं? बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग अपनी टर्म के अंदर कंट्राडिक्शन रखती है। अच्छा, बैंकिंग एक बिल्कुल सिस्टम और है और इंटरेस्ट उसमें से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। ये एक कंट्राडिक्शन टर्म है, ये पूरी इस्तिलाह है, ये ठीक नहीं मेरा ख्याल है। जी अलामा साहब आप फरमाइए, आपने इसका हल क्या है? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं एक कि फिक्रा बोल मसावात- दूं, इश्तराकियत ने इंटरेस्ट के बगैर मईशत चलाई जितना अरसा हो रही है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप सोवियत यूनियन की मिसाल दे जी रहे हाँ, हैं? क्योंकि इश्तराकियत में सूद नहीं है। अच्छा जी अलामा साहब फरमाइएगा। इस्लाम जो है उसके यहाँ पे इश्तराकियत की तरह ना तो निजी मिल्कियत की कुली नफ़ी है और ना ही कैपिटलिज्म की तरह इंटरेस्ट के जरिए जो है बगैर गैर पैदावारी ज़राए के ज़रिए जो है अपने पास पैसा इकट्ठा करने के जो है ना लवाजमत मौजूद है। इस्लाम के सिस्टम में दो बातें मौजूद हैं बुनियादी तौर के अंदर। इसके अंदर जो है ना एक इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी है और साथ दो बातें मैं मज़ीद ऐड करूँगा, इसके अंदर बाद हराम चीज़ों की ट्रेडिंग है उससे भी अवॉइड किया गया है, जबकि कैपिटलिज्म के यहाँ पे हलाल हराम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। और दूसरी बात यह कि इस्लाम की इकॉनमी की बुनियाद जो है ना ज़कात और सदक़ात, उसमें बड़ा अहम हिस्सा है कि आप ज़कात और सदक़ात हर साल देते हैं बतौर मजहबी फरीज़ा समझ के, लोगों की जो है ना इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए और पॉवर्टी लेवल को जो है ना मुआशरे में कम से कम करने के लिए। अगर लाहौर की ज़कात लाहौर पे लगे, कराची की ज़कात कराची के मुदाफ़ात में लगे, हैदराबाद की ज़कात हैदराबाद के मुदाफ़ात में लगे, तो मैं ये बात समझता हूँ कि ज़कात देने वाले लोग ऑनेस्टी के साथ और मजहबी फरीज़ा समझ के ज़कात अगर देंगे तो अल्लाह के फजल करम से ये चीज़ जो है ना टैक्सेस के मुकाबले में इसकी एवेजन के इम्कानात भी कम होंगे और इसके नतीजे के अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना एक अजर पाने का जो कंसेप्ट है वो भी इसके अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर किरदार अदा करेगा। अलामा तो इसके साहब अंदर ये तो बात दुरुस्त है ज़कात की। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अल्टरनेटिव बैंकिंग या जिस तरह साजिद अमीर साहब फरमा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी टर्म है। मैं ये कह रहा हूँ बात कि ठीक हम है प्रोडक्टिव, मैं ये बात आपको बताऊँ बुनियादी तौर पर बात यह कि तकरीबन 9 आबादियाती निज़ाम से पहले, कॉलोनियलिज्म से पहले जब तक खिलाफत रही है और जिस वक्त तक जो मामला जो थे उनके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है ज़्यादा एम्बेड नहीं हुआ, जब यानी अमेरिका वगैरह या रशिया वगैरह या बरतानिया का जो 9 आबादिया निज़ाम जो है दुनिया को गालिब आया है, तो उससे पहले इस्लामी निज़ाम मईशत का एक ताकतवर तसव्वुर मौजूद था। अगर रियासत इसको अपनी तरजीह में रखेगी तो उलमा इस मसले के अंदर जो है मुशावरत देने के लिए तैयार भी हैं और वो निज़ाम काबिल अमल भी होगा, लेकिन रियासत जो है वो इंटरेस्ट से छुटकारा हासिल नहीं कर पाती। IMF से कर्जे लेने का मामला, अमेरिका से कर्जे लेने का मामला, फिर इंटरेस्ट के ऊपर उनको लौटाने का मामला, इस तरह हम उन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हमारी तरजीहात के अंदर इस्लामिक इकोनॉमी नहीं है। कंक्लूड द शो जी। लास्ट में लाइन लूंगा आप तीनों अपने गेस्ट से कि ये जो हमारी आबादी है जिसमें इजाफा हो रहा है, हकीकत ये है कि ये नहीं रुक रही, सो ये हमारे लिए सिर्फ मसला ही मसला है या इसको हम एक अपॉर्चुनिटी मैं एक अर्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं? इन्होंने अभी फरमाया कि लोगों को स्किल देनी है। स्किल देने के लिए क्या चाहिए? एक कमरा तो चाहिए होगा, फिर उसमें एक कंप्यूटर भी चाहिए होगा, फिर उसमें एक उस्ताद भी चाहिए होगा। वो कैसे आएगा? वो अदम से दुनिया में आ जाएगा। यू नीड मनी। इस प्रेजेंट इकोनॉमी में हालत ये है कि अगर हमें $6 बिलियन ना मिले तो हुजूर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये जो आप और यहाँ पे 9 या 10 या 15 बंदे ऐसे हैं कि जो 10 दफा पाकिस्तान का कर्जा अदा कर सकते हैं और उनके बारे में एक कंसेंसस है कि ये नजायज, ज्यादातर के पास नजायज। माय क्वेश्चन रिमेंस द सेम। मैं दोबारा वेरी ब्रीफली प्लीज कि इतनी बड़ी आबादी को हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं? मेरा सवाल ये है, मतलब हम इसको अपने लिए एक खुशी की खबर कैसे बनाएं बजाय ये कि हमारे लिए ये हमारे मसाइल में इजाफा। जिस वक्त तक इस मुल्क के ज़राए पैदावार को उस्तवार नहीं करते इस मुल्क के अवाम की मफाद में, और जब तक 1% के मफाद के लिए उस्तवार किए रखेंगे, हमारे साथ यही होगा और हम इसी तरह प्रोग्राम करेंगे और उठ जाया करेंगे। या यहाँ तो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, ये तो डिबेट बड़ी अजीब हो गई है। ये तो मुझे लेफ्ट और राइट जो है ये मुझे आज इकट्ठे मुत्तफिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इत्तेफाक जी बताइए। मेरे ख्याल में एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत है हमारी आवाम की। वो सिर्फ ये कि इसको मुलाजमत के शौक़ से निकाल कर तजारत, मैन्युफैक्चरिंग का शौक़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है मामला ठीक हो जाएंगे, उम्मीद यही है। जी अलामा साहब लास्ट वर्ड प्लीज। मुझे तो ये बड़ी अजीब, ये इसका कंक्लूड मैं आपसे भी ये बात कहूंगा कि मुझे बड़ा अजीब यानी अग्रीमेंट में मुझे लग रहा है कि लेफ्ट और राइट आ रहे हैं, और जो काई साहब ने मिसाल दी है कि इश्तराकियत में सोवियत यूनियन में सूद का निज़ाम नहीं था। हाँ, सूद का निज़ाम नहीं था, लेकिन उसके अंदर निजी मलकियत की नफ़ी थी और उसमें ज़कात और सदक़ात भी नहीं थे, जो कि इस्लामी निज़ाम में मईशत के जो है ना पार्ट एंड पार्सल है। वो निजी मलकियत की नफ़ी नहीं करता। जिस वक्त आपके पास वहाँ जरूरत भी तो नहीं थी ना, वहाँ पे रियासत जब देख रही थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर तजारत करने की, आपको घर खरीदने की, आपको जायदाद बनाने की इजाज़त है अगर आप हक अदा करते हैं। वातू हक्का यौमा हसादी, जिस दिन फसलों की कटाई का वक्त आता है, अगर आप उशर अदा कर देते हैं तो आप फसलों के मालिक हैं। इस्लाम का निजी मलकियत की इस अंदाज में नफ़ी नहीं है कि आप मुसलसल मेहनत भी करते रहें और आपके हाथ फिर भी खाली रहें। मैं ये बात समझता हूँ इश्तराकियत के यहाँ पे ये लूप होल मौजूद है
जो इस्लामी निज़ाम मईशत के यहाँ मौजूद नहीं। इस्लामी निज़ाम मईशत को शराकियत में मकान बनाओ के किराए पे ममासल नहीं करार दिया जा चलाने की सकता। आप उसमें रह सकते हैं, ना कैपिटलिज्म, इस्लामी निज़ाम मईशत ना कैपिटलिज्म की तरह है और ना इश्तराकियत की तरह है। निजी मलकियत की गुंजाइश भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। एक गुफ्तगू हमने की, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो हमने सुने, डिबेट हुए, डिस्कस हुए। आखिरी बस मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आबादी का बढ़ना एक हकीकत है। जिन तबकात को फोकस करके ये सारी कंपेन्स चलाई जाती हैं, उन तबकात तक इन कंपेन्स का कोई असर अभी तक देखने में नजर नहीं आ रहा। कौन सी वो हकीकतें हैं जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है, क्या इसमें मौशी हकायक कितने कारफरमा हैं, ये भी देखना होगा, गौर करना होगा। और आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारी आबादी, हमारा ह्यूमन कैपिटल जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं, होते रहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा एसेट हो सकता है। सवाल फिर वो ये है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, इसकी तलाश आप भी करें, मैं भी करता हूं। इससे पहले मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूं, गुजारिश आपसे करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, कोई सरकारी महकमा आपको तंग कर रहा है, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू है, मुलाजमत का इशू है, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको इंसाफ दिलाने की तलाश में दुनिया न्यूज़ आपके साथ खड़ा है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, एड्रेसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।